आज का जैसे कि हमारा विषय है एंजियोप्लास्टी एंड इट्स सेविंग इम्पैक्ट। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपका एक संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों के लिए, उसके साथ ही हम इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष तिवारी। मैं हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ शेल्बी हॉस्पिटल जबलपुर में। और हम हार्ट के इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन जिसको एंजियोप्लास्टी बोलते हैं उसके बारे में आज बात करें। सर, आज के विषय से संबंधित मेरा पहला सवाल आपसे है, एंजियोप्लास्टी क्या होता है? कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। तो एंजियोप्लास्टी एक हार्ट का ऑपरेशन है जिसको परक्यूटेनियस या कैथेटर ट्यूब के द्वारा किया जाता है, बिना चीर फाड़ के। और इससे हार्ट में मौजूद ब्लॉकेज का ठीक किया जाता है। तो इस तरीके के ऑपरेशन में जनरली जिस तरीके के ब्लॉकेज होते हैं हार्ट में, उनको पूरी तरीके से ठीक करके मरीज को बेहतर किया जाता है। और उसके कई तरीके होते हैं, कई तरीके के प्रकार होते हैं, कई सारे कंडीशंस होती हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। धन्यवाद सर। जैसे कि अभी हमने जाना एंजियोप्लास्टी क्या होता है, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगी एंजियोप्लास्टी के क्या प्रकार होते हैं, कितने प्रकार से एंजियोप्लास्टी किया जा सकता है। तो एंजियोप्लास्टी के कई तरीकों में मैं आपके पास दो तरीके के बताना चाहूंगा। पहला तो एक एंजियोप्लास्टी वह होती है जो हार्ट अटैक के लिए की जाती है, हार्ट अटैक में होने वाले ब्लॉकेजेस के लिए जो एंजियोप्लास्टी की जाती है। और इस तरीके के ब्लॉकेज के एंजियोप्लास्टी के लिए इसका नाम कई बार प्राइमरी एंजियोप्लास्टी रखते हैं। प्राइमरी एंजियोप्लास्टी मतलब हार्ट अटैक होने के 12 से 24 घंटे के अंदर जब एंजियोप्लास्टी होती है तो उसको प्राइमरी एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। यह इस एंजियोप्लास्टी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है और यही वो एंजियोप्लास्टी है जो मरीज की जान को बचाने में सबसे ज्यादा हेल्प करती है। इसके अलावा दूसरे तरीके की एंजियोप्लास्टी जो होती है वो होती है स्टेबल एंजाइना या चलने फिरने में दर्द होने वाले, भारीपन होने वाले ब्लॉकेजेस की एंजियोप्लास्टी। तो इन दोनों एंजियोप्लास्टी में जमीन आसमान का फर्क है। कई बार मरीज इसको समझता है केवल स्टेंट डलवाना। दोनों बीमारियों में जमीन आसमान का फर्क होता है। दोनों बीमारियों में इसके लंबे समय तक इम्पैक्ट का फर्क होता है। हार्ट अटैक के दौरान जो होने वाली एंजियोप्लास्टी 90 से 95% टाइम तक लाइफ सेविंग होती है और लंबे समय तक ये हार्ट की पंपिंग को भी इम्प्रूव करती है और बाकी चीजों को भी इम्प्रूव करती है। जबकि इतना बेनिफिट आप एंजियोप्लास्टी जो स्टेबल एंजाइना की एंजियोप्लास्टी होती है या चलने फिरने में दर्द वाले एंजियोप्लास्टी होती है, उससे उतना बेनिफिट होने की संभावना नहीं होती है। तो हम क्यों, एक मरीज जिसको चलने में दर्द होता है, क्या उसको एंजियोप्लास्टी कराने से क्या फायदा होता है, क्या उसकी जान बचती है? तो लंबे समय से देखा गया है कि इस तरीके की बीमारी जिसमें बहुत ज्यादा लंबे ब्लॉकेजेस ना हो, जिसमें तीनों नसों में ब्लॉकेज ना हो, उस समय में चलने फिरने में दर्द होने से फायदा मिलता है, लेकिन जान के खतरे में फायदा कम होता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंजियोप्लास्टी कौन सी हुई? जो हार्ट अटैक के दौरान एंजियोप्लास्टी जो होती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही एंजियोप्लास्टी हुई। और उसी एंजियोप्लास्टी से कई तरीके से आपकी जान बच सकती है, लंबे समय में आपका जीवन बेहतर चल सकता है और आप दीर्घायु हो सकते हैं। इनफैक्ट देखा गया है कि जिन मरीजों की कंप्लीट रीवैस्कुलराइजेशन, यानी अगर आपको एक नस में ब्लॉकेज था और आपको अटैक आया था, और लेकिन आपकी दूसरी नस में भी ब्लॉकेज था और आपने दोनों नसें का ऑपरेशन हो गया है, तो आपका दीर्घायु होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, अब एक तरीके की एंजियोप्लास्टी जो होती है उसको आल्सो दो तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि हाथ से होने वाली और पांव से होने वाली एंजियोप्लास्टी। 95% केस करंट सिनेरियो में जो हम लोग मॉडर्न साइंस से करते हैं, शेल्बी हॉस्पिटल इंक्लूडेड, वो 95% केस में एंजियोप्लास्टी अब रेडियल या हाथ से होने वाली एंजियोप्लास्टी होती है। जबकि कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी जो जिसमें आपको मोटे हार्डवेयर का या बहुत ही कैथेटर का साइज जिसमें बड़ा होता है, दूरबीन का कैथेटर साइज का बड़ा होता है, उसमें आपको पांव से एंजियोप्लास्टी करने की जरूरत पड़ती है। वो कॉम्प्लेक्स केसेस होते हैं, जैसे कि सीटीओ एंजियोप्लास्टी। सीटीओ एंजियोप्लास्टी क्या होती है? सीटीओ एंजियोप्लास्टी वह एंजियोप्लास्टी होती है जिसमें लंबे समय से हार्ट की धमनी 100% बंद है। तो इस तरीके की एंजियोप्लास्टी को सीटीओ एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। और इस तरीके की एंजियोप्लास्टी में अधिकांश केस में आपको पांव के कैथेटर से सहायता से आपका ऑपरेशन किया जाता है। चाहे आप हाथ से एंजियोप्लास्टी करें, चाहे पांव से एंजियोप्लास्टी करें, दोनों ही ये एंजियोप्लास्टी के रास्ते मात्र हैं। ऑपरेशन हमेशा हार्ट में ही होता है, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी जो होती है उसमें भी वो 5 से 10% केस में होती है। उसमें 5% केस में अभी भी उसमें फीमोरल या पांव के रास्ते एंजियोप्लास्टी करने की जरूरत होती है।
तो ये आपका ये हो आपके मुख्य प्रकार हुए एंजियोप्लास्टी के, जिससे आपका ऑपरेशन किया जाता सर जैसे कि अभी हमने स्टंट का बात किया, तो एंजियोप्लास्टी में जो स्टंट यूज किया जाता है उसका उम्र बोला जाता है कि उसकी एक उम्र होती है, क्या ये मिथ है या फिर सही है? तो ये बहुत डेलिकेट और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, जो अधिकांश लोगों के दिमाग में होता है, और कई बार ये सवाल सही तरीके से आंसर ना कर पाने की वजह से कंफ्यूजन फैल चुका है और ये बहुत बड़ा मिथ हो चुका है। तो दो तरीके के सब्जेक्ट्स हैं इसमें, दो तरीके के विचार हैं, विचारधाराएं हैं। एक तो ये कि आज एक मरीज है जिसकी दो नसों में ब्लॉकेज है, एक उसको एंजियोप्लास्टी भी की जा सकती है, बाईपास भी की जा सकती है। तो एक वर्ग का सोचना ये है कि अगर एंजियोप्लास्टी कराएंगे तो कुछ सालों बाद बंद हो जाएगा, बाईपास कराएंगे तो जीवन भर चलेगा। यह एक मिथ है। बाईपास का चलना और एंजियोप्लास्टी के स्टेंट का चलना बहुत सारे तरीकों पे, बहुत सारी बातों पे निर्भर करता है, और वो बातें कई तरीके की हो सकती हैं। वो बातें इस बात की हो सकती हैं कि आपके एंजियोप्लास्टी करने के समय रिजल्ट कितना अच्छा रहा। अगर आपका आपका स्टेंट 100% फूल गया है, तो आपके स्टेंट के दोबारा सिकुड़ने के चांसेस कम होंगे। किसी वजह से स्टेंट 100% नहीं फूल सकता है, जैसे 90% फूला है, 80% फूला, जिसकी वजह कैल्शियम हो सकती है, जिसकी वजह अनुपयुक्त हार्डवेयर हो सकते हैं, इसकी वजह मरीज का सीरियस होना हो सकता है, इसमें ऑपरेशन में ज्यादा टाइम नहीं ले पाया सर्जन। उन सब केसेस में आपका का रिजल्ट सब ऑप्टिमल हो सकता है, और उन सब केस में रिजल्ट में बाद में स्टेंट के दोबारा ब्लॉकेज होने की संभावना हो सकती है। तो पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, ये आप बहुत निर्भर करता है कि मरीज डायबिटिक है या नॉन डायबिटिक है। डायबिटीज में या मधुमेह में स्टेंट के दोबारा ब्लॉकेज होने की संभावना काफी ज्यादा रहती है, स्पेशली उन मरीजों में जहां HbA1c अनकंट्रोल्ड या 7% से ऊपर है। तो ऐसे मरीज जो हार्ट के, जिनका HbA1c 7% से ऊपर है, वो बहुत ज्यादा रिस्क में होते हैं स्टेंट की बीमारी के दौरान ज्यादा होने। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, कोलेस्ट्रॉल। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित नहीं है, और अभी करंट जो रिसेंट गाइडलाइन है, जो नए नियम आए हैं, उसके हिसाब से जो खराब कोलेस्ट्रॉल होता है, LDL कोलेस्ट्रॉल होता है, अगर वो आपका बढ़ा हुआ है एंजियोप्लास्टी ऑपरेशन के बाद, तो फिर आपको स्टेंट की नसों में ब्लॉकेज होने की संभावना कहीं ज्यादा होती है उन मरीजों के बनिस्बत उन मरीजों के जिनका कोलेस्ट्रॉल 50 से 70, LDL कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 50 से 70 होती है। इसलिए lipid, I will like to quote Lipid Association of India here. LAI या लिपिड एसोसिएशन की गाइडलाइन है कि जिन मरीजों को बार बार हार्ट की प्रॉब्लम होती है, उनका खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 50 से भी कम होनी चाहिए, 30 से भी कम हो सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब नवजात जन्म लेता है, तो उसको जीवन में उसके नसों में LDL कोलेस्ट्रॉल लगभग ना के बराबर होता है, और उसकी कोरोनरीज या हार्ट की वेसल्स जो आपको दिख रही हैं सामने, ये भी नॉर्मल होती है। तो ये हार्ट की 3 वेसल्स होती हैं, 1, 2, 3। जन्मजात में जब जब बच्चा जन्म लेता है या अर्ली एज में, ये तीनों वेसल्स अंदर से भी देखने में एकदम नॉर्मल होती हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, स्पेशली 30s, 40s, 50s, डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, CKD, इनके अंदर ब्लॉकेज होना शुरू हो जाता है। ये ब्लॉकेज जनरली सारे मरीजों में होता है, सारे व्यक्तियों में होता है, और इस ब्लॉकेज की मात्रा जनरली 30%, 40% होती है, जो बिल्कुल भी परेशान नहीं करते हैं। तो ये ब्लॉकेज कब परेशान करते हैं? जब ये मात्रा 80% से 70% से ऊपर होती है, और या फिर हार्ट की धमनी किसी वजह से अचानक बंद हो जाती है, जिसमें प्लाक का फटना या कोलेस्ट्रॉल प्लग का फटना होता है। तो इसमें मैं लिपिड एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ये गाइडलाइन को फॉलो करना चाहूंगा, जिसमें कम से कम कोलेस्ट्रॉल बॉडी में रखें। इससे थोड़ा सा भ्रम है कभी कभी, इस तरीके के कोलेस्ट्रॉल कम होने से आपकी बॉडी में वीकनेस आ सकती है, पाँव में कमजोरी हो सकती है। उसमें 95% केस या 98% केस जो होते हैं मिथ होते हैं। 2% केस में, कभी कभी सिलेक्टेड केसेस में, कभी कभी कोलेस्ट्रॉल की दवाई को कम करने की जरूरत होती है, उसको अपने फिजिशियन से संपर्क करें। लास्ट बट द नॉट लीस्ट इज ड्रग कंप्लायंस। ड्रग कंप्लायंस से क्या मतलब है मेरा? ड्रग कंप्लायंस है कि जैसे आप एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखेंगे, स्पेशली वह मरीज जो हार्ट का मरीज है, उसको 1-2 बीमारी अगर और होती है, तो 10 से 12 दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन अगर आप देख लेते हैं, तो 10 से 12 दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करना मुश्किल है। और हम देखते हैं कि ये लिस्ट ऑफ मेडिसिन से अधिकांश मरीज डर जाते हैं, और क्या होता है, अगले कुछ महीनों में उनकी दवाइयां या तो अनियमित हो जाती हैं, और या फिर उनकी दवाइयों को लेना पूरी तरीके से छोड़ देते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है
ऑन अकाउंट्स ऑफ फिजिशियन, ऑन अकाउंट्स ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट कि दवाइयों की संख्या सीमित रहे। कोई भी व्यक्ति 12 या 15 दवाइयां या 20 या 25, 12-15 दवाइयां अगर हैं और उसमें से अगर 5 दवाइयां भी सुबह शाम चल रही हैं, 20 दवाइयां दिन भर में खाना बहुत मुश्किल है। तो अगर ड्रग आज की करंट एज में कॉम्बिनेशन थेरेपी कार्डियोलॉजी में हर तरीके से अवेलेबल है, और इस कार्डियोलॉजी में जब कॉम्बिनेशन थेरेपी अवेलेबल है तो नंबर्स, दवाइयों के नंबर्स सीमित करके 4 से 5 रखे जा सकते हैं। बहुत सारे मरीज जो 1 साल के बाद होते हैं या जिनका ऑपरेशन को 6 या 8 महीने हो जाते हैं, उनको सिंगल या डबल दवाइयों पे भी रखा हुआ है। और अब अधिकांश हार्ट के मरीज जब 2 या 3 दवाइयों पे रहते हैं जो लोग अनकॉम्प्लिकेटेड है। ऑब्वियसली अगर बीमारी बढ़ती है या बीमारी में और प्रॉब्लम होती है तो ये नंबर बढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने अगर हम गौर करें अधिकांश प्रिस्क्रिप्शन पे तो अनकॉम्प्लिकेटेड बीमारी में भी नंबर्स आप दवाइयों के 8 से 10 होना इस बात को दर्शाता है कि आपका दवाई का पर्चा इज नॉट ऑप्टिमाइज। नॉट ऑप्टिमाइज मीन्स आपके दवाई के पर्चे में थोड़ा सा भी सुधार की जरूरत है। 10-12 दवाइयां 15 दवाइयां खाना संभव नहीं है। तो दीज आर द फैक्टर्स जहां ये डिसाइड करेंगे, जैसे कि डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, दवाइयां का कंप्लायंस है, ऑपरेशन का रिजल्ट है, इस बात पे निर्भर करेगा कि आपके स्टेंट कितने लंबे चलते हैं। तो अगर ये सारी चीजें आपके कंट्रोल में है तो 100 में से 90 से 95 लोग ठीक रहते हैं और स्टेंट सालों साल मतलब 10 साल, 15 साल, 20 साल लगातार चलते हैं। तो अभी हम आजकल जो हम एंजियोग्राफी करते हैं उसमें हम देखते हैं कि 95 में कोई स्टेंट पड़ा है या 2002 में स्टेंट पड़ा है। 2002 में स्टेंट पड़ा है तो 2002 में स्टेंट पड़ा है तो आज कितने साल हो गए? 21 साल हो गए। तो 21 साल के बाद भी स्टेंट ठीक चल रहा है। तो ये वो मरीज होते हैं जिनका शुगर डायबिटीज कंट्रोल है, अपनी खान पान ठीक से रखते हैं और हार्ट की मिनिमम दवाइयां लेते रहते हैं। 21 साल तक डायबिटीज अगर स्टेंट चल रहा है आपका, तो इसमें आपका योगदान बहुत ज्यादा है। इसके अलावा यह सेम चीज बिल्कुल ट्रू है बाईपास पेशेंट के लिए भी। बाईपास मरीजों में भी अगर आप दवाई ठीक से नहीं खाएंगे तो बाईपास ग्राफ्ट भी ब्लॉक हो सकते हैं। कुछ तरीके के ग्राफ्ट जैसे कि लीमा है या रेडियल है जो हार्ट के गले की नस से निकालते हैं या और हाथ की नस से निकालते हैं, वो जो ग्राफ्ट होते हैं उनके पेटेंसी रेट बेहतर है डायबिटीज मरीजों में एज कम्पेयर टू स्टेंट। इसलिए बोला जाता है कि अगर हार्ट की पंपिंग कम है और हार्ट की तीनों नसों में बीमारी है और आप डायबिटिक हैं तो डेफिनेटली बाईपास एक बेहतर ऑप्शन है एज कम्पेयर टू एंजियोप्लास्टी। अपार्ट फ्रॉम दिस सबस्ट्रेट, अदर सबस्ट्रेट में चाहे वो हाइपरटेंसिव हो, चाहे डबल वेसल डिसीज हो, चाहे ट्रिपल वेसल डिसीज हो, मल्टी वेसल डिसीज हो, उसमें स्टेंटिंग और बाईपास के रेट ऑलमोस्ट सेम है। इनफैक्ट लेफ्ट मेन बाइफर्केशन जहां बाईपास हमेशा एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट माना जाता है और अभी भी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट, इवन वी रेफर मोस्ट ऑफ दिस लेफ्ट मेन पेशेंट फॉर बाईपास, उनमें भी एंजियोप्लास्टी का रोल आ चुका है और वह लंबे समय तक इस तरीके की मेंटेन कर सकते हैं। तो इन सब बातों पे डिपेंड करता है। तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि स्टेंट की कोई उम्र होती है। स्टेंट को मेंटेन रखना पड़ता है। यू हैव टू मेंटेन योरसेल्फ। जैसे आप अपने आप को मेंटेन करते हैं ऐसे ही आपको अपने स्टेंट को मेंटेन करना होता है। और स्टेंट की मेंटेनेंस में आपको अपने फिजिशियन की हेल्प लगेगी, अपने कार्डियोलॉजिस्ट की हेल्प लगेगी, उसमें आपको अपने डाइटिशियन की हेल्प लगेगी और दवाइयां खाना पड़ेगा रेगुलर। आपको डायबिटीज मेंटेन करके रखना पड़ेगा, रेगुलर एक्सरसाइज करना होगा। तो जब आप इतना मेंटेन करके रखेंगे तो 90% चांस है कि आपका स्टेंट आपकी उम्र के साथ आपको आपके लंबे समय तक साथ देगा। वो 10 साल हो सकता है, वो 20 साल हो सकता है, वो 30 साल हो सकता है, वो 40 साल हो सकता है। तो दिस वाज अ मिथ। सर आगे मैं आपसे जानना चाहूंगी एंजियोप्लास्टी कराने के बाद हार्ट अटैक की संभावना कितने प्रतिशत तक कम की जा सकती है? तो ये कॉन्सेप्ट एंजियोप्लास्टी का कहाँ से आया है? इस कॉन्सेप्ट एंजियोप्लास्टी का आया कि हार्ट की नस में ब्लॉकेज हुआ अटैक के बाद, उसको गुब्बारे से उसमें रास्ता बनाया गया, जो ब्लॉकेज को खोला गया और उसके बाद देखा गया कि इस तरीके से खोलने से मरीज को दर्द से राहत मिलती है और दर्द से राहत मिलने के बाद वो अपना जान का खतरा कम हो जाता है। बट 80s में ये देखा गया कि जब इस तरीके की वो गुब्बारे से नस को खोल रहे थे, नस के वापस बंद होने की संभावना 50% थी, 1 साल के अंदर 50%। तब जाके वहां पे स्टेंट की कॉन्सेप्ट आया कि जिस भी धमनी को आपने खोला, जिसके सिकुड़न को आपने ठीक किया, जिसके ब्लॉकेज को आपने खोला है, आपको खुला बरकरार रखने के लिए आपको अपने एक स्टेंट, मेटेलिक स्टेंट डाल सकते हैं जो मरीज की धमनियों को खुला रखेगा। इसके अलावा जब ये काफी आगे हो गया, जब ये टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो अब आ गया मेडिकेटेड स्टेंट, ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट। ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट जिसमें ड्रग आती है, मेडिकेशन होती है, तो ये मेडिकेशन हार्ट की ब्लॉकेज को, ड्रग को, स्टेंट को बनाए रखता है।
तो अब अगर आपके पास मेडिकेटेड स्टेंट आपको लगा हुआ है तो इस बात की संभावना लगभग ना के बराबर है कि आपका स्टेंट खुद से बंद हो जाए। हालांकि मैंने आपको बोला कि बहुत सारे फैक्टर इस पर डिपेंडेंट होते हैं और ये सब फैक्टर्स अगर आपके अनुकूल भी हैं तब भी हार्ट की बीमारी एक प्रोग्रेसिव बीमारी है, उसमें 1 से 5% लोगों को ये बीमारी दोबारा हो सकती है। तो दो बातें कभी नहीं बोलना चाहिए कि ये स्टेंट आपका बंद हो जाएगा या स्टेंट हमेशा चलेगा। ये बहुत मल्टीफैक्टोरियल है, नोबडी नोज द राइट आंसर। यस, अगर हम लोग सब लोग एक तरीके से फॉलो करते हैं, एक प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं तो 10 में से 9 स्टेंट ठीक चलते हैं, एक स्टेंट में प्रॉब्लम हो सकती है आगे चल के। सेम विद बाईपास। सर अंत में मैं आपसे जानना चाहूंगी एंजियोप्लास्टी को लेकर शेल्बी हॉस्पिटल जबलपुर में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है। सो एंजियोप्लास्टी के लिए शेल्बी हॉस्पिटल जबलपुर में 24/7 कैथ लैब उपलब्ध है, जिसमें सभी तरीके की सामान्य और कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी होती है। कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी जो कहलाने के लिए कैल्शियम वाली एंजियोप्लास्टी, रोटाब्लेशन एंजियोप्लास्टी, बाइफर्केशन एंजियोप्लास्टी, लेफ्ट मेन एंजियोप्लास्टी, सारे तरीके के कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी भी शेल्बी हॉस्पिटल जबलपुर में उपलब्ध है। और जो सुविधाएं केवल मेट्रो शहरों में उपलब्ध थी पहले, अब वो शेल्बी हॉस्पिटल जबलपुर में उपलब्ध है। हमारे पास एक वर्ल्ड क्लास कार्डियक केयर यूनिट है जिसमें 25+ लोग काम करते हैं और हमारी टीम में मैं कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नितिन दास जो कार्डियोथोरेसिक सर्जन है, डॉक्टर दीपक हिंगवे जो कार्डियक एनेस्थेटिस्ट हैं, एंड डॉक्टर राहुल साहब जो कार्डियक केयर इंटेंसिविस्ट है हमारे पास। तो हमारे पास एक फुल फ्लैश कार्डियक टीम की है जो 24/7 उपलब्ध है किसी भी तरीके की हृदय रोग की इमरजेंसी, आपदा और ऑपरेशंस के लिए।